हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। तो 18 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया है। तो पहले ये जो लास्ट डेट रखी गई थी ये 30 सितंबर 2021 थी और इस डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अब जो नई डेट है ये 31 मार्च 2022 है। तो अब आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से 31 मार्च 2022 तक लिंक करा सकते हैं। इसके बाद अमेरिका की एक संघीय अदालत ने वहाँ पे एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनके कार्यकाल के दौरान जो H1B वीज़ा के नियमों में बदलाव किए गए थे उन बदलाव को रद्द कर दिया गया है। तो पहले होता क्या था कि जो H1B वीज़ा हैं इनके चयन के लिए लॉटरी ड्रॉ की व्यवस्था की जाती थी। लॉटरी ड्रॉ के थ्रू ये जो वीज़ा हैं ये दिए जाते थे, लेकिन इसको बदल के उच्च भुगतान वाली नौकरियों पे लागू कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान। और हाल ही में वहाँ की संघीय अदालत ने वो जो बदलाव किए गए थे उनको वापस से रद्द कर दिया है। तो इससे अब जो अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे हैं अलग अलग देशों के कामगार, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद 19 सितंबर की न्यूज़ है। तो CBSE जो है ये CTET यानी कि सीटेट जिसे कहा जाता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका जो आयोजन है ये CBSE के द्वारा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक कराया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप CTET देना चाहते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो परीक्षा है इस बार कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमानन कंपनियों को 85% क्षमता के साथ उड़ानें संचालित करने की इजाज़त दे दी है। तो कोविड के कारण जो उड़ान थी उन पे रोक लगी हुई थी, उसके बाद उनमें कुछ परसेंट के साथ उनको अलाउ कर दिया गया और इसके पहले 72.5% थी ये सीमा और अब इसे बढ़ा के 85% तक कर दिया गया है। यानी जो भारत में घरेलू विमान है ये 85% क्षमता के साथ अब विमान उड़ान भर सकते हैं, संचालित हो सकते हैं। इसके बाद 20 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर में भी अब जो राशन कार्ड हैं इनके काम किए जाएंगे। तो देश में जो भी कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं उनके ज़रिए जो लोग हैं वो राशन कार्ड बनवा भी सकते हैं। इसके अलावा जो राशन कार्ड से संबंधित कोई अदर काम है जैसे कि सुधार करवाना, उसमें नाम सुधारना, एड्रेस सुधारना या उसमें मोबाइल नंबर को लिंक कराना, तो इस तरह के जो भी काम हैं अब ये कॉमन सर्विस सेंटर में ही करवा सकते हैं लोग जाके। इसके बाद यहाँ पे भारत ने श्रीलंका रेलवे को 20 अत्याधुनिक रेलवे कोच सौंपे हैं। ये जो रेल कोच हैं ये रेल इंडिया टेलीलिंक एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं और इस खेप के साथ श्रीलंका को दिए जाने वाले टोटल 160 कोच में से 60 कोच की आपूर्ति की जा चुकी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में 8.2 करोड़ डॉलर का समझौता हुआ था 160 अत्याधुनिक रेल कोच के लिए, जिसमें से अभी भारत ने टोटल 60 कोच दे दिए हैं। इसके बाद 21 सितंबर की न्यूज़ है। तो कोविड के कारण देखिए हर देश में लॉकडाउन चल रहा था, हर देश में प्रतिबंध था बाहर से आने वाले यात्रियों पे। इसी तरह अमेरिका में भी ये प्रतिबंध लगाया गया था और हाल ही में वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है इस पे से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा इसी साल के नवंबर से। इसके बाद भारत की न्यूज़ है। तो भारत एक बार फिर से कोरोना रोधी वैक्सीन का निर्यात दूसरे देशों में करेगा। जो जानकारी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने दी है। तो उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने से वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत वैक्सीन निर्यात करेगा। इसके बाद 22 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे CBSE ने अनाउंस किया है कि जो कोरोना के कारण बच्चे अनाथ हुए हैं तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उनसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भारत की न्यूज़ है। तो भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ये जो न्यूज़ है ये DRDO के जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी जी, इन्होंने बताया है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने न्यूज़ दी है कि भारत में अब बेहद उन्नत मिसाइलों को विकसित किया जा सकता है और इस तरह से भारत जो है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गया है। इसके बाद 23 सितंबर की न्यूज़ है। यहाँ पे नवंबर में NDA की परीक्षा में महिलाएं शामिल होंगी। तो अभी 1-2 हफ्ते ही मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है कि भारत में अब जो NDA की परीक्षा हैं
वहाँ पे महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, भारतीय सेना में महिलाएं भी अपना कैरियर बना सकती हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि नवंबर में इस साल जो एनडीए की परीक्षा होंगी यहाँ से महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा आपसे। इसके बाद यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने सुना होगा कि जो समुद्र होते हैं, जो बीच होते हैं, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में भारत के 2 नए बीचों को शामिल किया गया है और उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कौन से 2 बीच हैं? तो तमिलनाडु का एक बीच है कोवलम, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का बीच है कोवलम और पुडुचेरी का बीच है ईडन, ठीक है। तो ये 2 बीच हैं भारत के, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तमिलनाडु का कोवलम और पुडुचेरी का ईडन बीच। इसके बाद 24 सितंबर की न्यूज़ है, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन टैंक खरीदने को मंजूरी दे दी अपनी। इसके लिए 7,523 करोड़ रुपए की जो लागत है ये लगेगी और 118 अर्जुन टैंक खरीदे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे यूपीएससी की न्यूज़ है। तो यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार जो है ये 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये 20 फरवरी 2022 को होगी। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डे है, 27 सितंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज़्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में जो पर्यटन है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और किसी देश में पर्यटन का कितना बड़ा महत्व होता है, वहाँ के टूरिज़्म का, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में, ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए। और टूरिज़्म के कारण ही हर एक देश के जो कल्चर हैं, जो भाषा हैं, लोग आपस में समझें, उनमें मित्रता बढ़े, लोग एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के कल्चर को समझते हैं, भाषा को समझते हैं, तो इस तरह से उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो पर्यटन के इसी फ़ायदे को लोगों को बताने के लिए और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि विश्व पर्यटन दिवस से बन सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेट हो गई 27 सितंबर। उसके बाद इस साल की थीम पूछ सकता है आपसे। तो इस साल की थीम है टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, याद रखिएगा। 2021 के लिए थीम रखी गई है टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके बाद 2021 का मेज़बान देश कौन सा होगा? देखिए हर साल एक होस्ट कंट्री चुना जाता है। तो 2021 का जो होस्ट कंट्री है इसका नाम है कोत दिवार, ठीक है, कोत दिवार, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पहले एक कंट्री थी जिसका नाम था आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट आपने ज़रूर सुना होगा। तो आइवरी कोस्ट का ही नाम बदल के कोत दिवार किया गया था। तो इस साल की होस्ट कंट्री है कोत दिवार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं जो विश्व पर्यटन दिवस है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो विश्व पर्यटन संगठन है इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। कहाँ पे? हेग में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट याद रखना है कि जो विश्व पर्यटन दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। तो पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, ये आपको शॉर्ट में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंतिम तिथि है 22/10/2021 की, यानी 22 अक्टूबर की। और ये संचालनालय गैस राहत एवं पूर्वावास 1 शिवाजी नगर भोपाल से नोटिफिकेशन आया है चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी MBBS के लिए पोस्ट है जिसका वेतनमान है 50,070 रुपये प्रति माह। और यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो मांगा गया है MBBS मांगा गया है। और जो पद हैं यहाँ पे टोटल 45 हैं। अनारक्षित के 5 हैं, अनुसूचित जाति के 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के 22 हैं और OBC के 13 हैं। तो लास्ट डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर रखी गई है। और इसके लिए अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसी की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी एकेडमी का उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और जो PDF है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की, ये सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल जाता है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है। कहाँ पे? पॉलीटेक्निक महाविद्यालय नौगांव पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है जहाँ पे 1 अक्टूबर को
वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसकी भी नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अलीराजपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी भी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भोपाल से नोटिफिकेशन आया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे नियंत्रक के पद के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पे लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की ये 11 अक्टूबर तक की है। जो वेतनमान है ये छठे वेतनमान और 7वें वेतनमान के अनुरूप दिया जाएगा और यहाँ पे एक ही पद है। तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। इसका भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीचे दी हुई है डिटेल में। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं जो कि उड़ीसा के भूगोल से रिलेटेड हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले है कोणार्क मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है नरसिंह देव। फिर है कलिंग तथा उत्कल किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। इसके बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका कटक। फिर है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। फिर है उड़ीसा के किस जिले की सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल से स्पर्श होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूरभंज। उड़ीसा का कौन सा समुद्र तटीय जिला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गजपति। उड़ीसा में कौन सी झील है? इसका राइट आंसर होगा आपका चिल्का झील, काफ़ी फेमस है। इसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। फिर है उड़ीसा के मालकानगिरी जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोंडा जनजाति। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पारादीप। फिर है कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घामुरा भी है, पाला भी है और दलखाई भी है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। फिर है किस खनिज के उत्पादन में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइड। उड़ीसा के किस जिले में बॉक्साइड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट। उड़ीसा राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 978। फिर है उड़ीसा राज्य में कौन सा सागरी पुलिन यानी कि बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपालपुर। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल। महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी नहीं है पूछ रहा है। तो कोयना नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। फिर है मयूरभंज जिले का बादाम पहाड़ किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। फिर है उड़ीसा का मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहांडी भी है, कोरापुट भी है और सुंदरगढ़ भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर है नाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरापुट। अब देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं रिसेंट में। तो सबसे पहले एक सीरिया की कठपुतली है और ये जो कठपुतली है हाल ही में वेटिकन सिटी पहुंची है। तो जो युवा शरणार्थी हैं इनके समर्थन में जो एक कठपुतली बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया है लिटिल अमाल। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, लिटिल अमाल। तो ये जो कठपुतली है ये अभी हाल ही में तुर्की से ब्रिटेन तक 8000 किलोमीटर की यात्रा पर है। तो हाल ही में ये जो कठपुतली है ये वेटिकन पहुंची है और जो कठपुतली है इसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिमोन बाइल्स हैं। तो ये 4 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स। इन्होंने मेट गाला 2021 में 3-in-1 ड्रेस पहनी और जो ड्रेस थी इसका वज़न था 40 किलो का। जी हाँ, 40 किलोग्राम की वज़न की इन्होंने ड्रेस पहनी सिमोन बाइल्स ने, इसी कारण से ये चर्चा में बनी हुई थी।
इसके बाद है विनी द पू। तो काफ़ी फेमस कार्टून कैरेक्टर है विनी द पू, आपने बचपन में देखा होगा। तो उसी के थीम के बेसिस पे एक यहाँ पे वुड हाउस बनाया गया है, जो कि ब्रिटेन के एश डाउन में जंगल में बनाया गया है। और यहाँ पे डिज्नी की 95वीं वर्षगांठ समारोह को लेकर इसे आम जनता के लिए खोला गया है। तो यहाँ पे 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और इसमें रहने और भोजन करने के लिए यहाँ पे सुविधा मिलेगी। और इसका जो किराया है ये 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रखा गया है। इसके बाद है देवज्योति मिश्रा। तो ये भारतीय संगीतकार हैं और इन्होंने स्पेन में भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने फिल्म निर्माता हरि विश्वनाथ की मूवी है जिनका नाम है बांसुरी द फ्लूट, ठीक है, ये मूवी का नाम है बांसुरी द फ्लूट। इनमें इन्होंने अपने म्यूज़िक के लिए काम किया और इन्हें 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये स्पेन में आयोजित की गई थी। इसके बाद है सेंट निकोलस चर्च। तो 9/11 के हमले में जो चर्च है सेंट निकोलस चर्च, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। न्यूयॉर्क में स्थित है ये, और हाल ही में इसका जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है। फिर है एमा रादुकानु। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि हाल ही में यूएस ओपन हुआ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इन्होंने इस साल का महिला एकल का खिताब जीता है। ब्रिटिश प्लेयर हैं ये। इन्होंने इस साल यूएस ओपन का एकल खिताब जीता महिलाओं के वर्ग में, और इन्हें 1.8 मिलियन का चेक मिला था। इसके साथ ही इन्हें काफ़ी सारी इंडोर्समेंट डील भी मिली थी और स्पॉन्सर्स के कारण ये ब्रिटेन की सबसे महंगी महिला प्लेयर बन चुकी हैं। तो नाम याद रखिएगा, एमा रादुकानु। इसके बाद है प्रियंका चोपड़ा। तो ये प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिका में सदस्य के रूप में नामित हुई हैं। भारतीय अभिनेत्री एवं निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस को प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ अमेरिका यानी कि पीजीए ने सदस्य के रूप में संस्थान में शामिल किया है। फिर यहाँ पे डॉग ऑफ द मंथ, ये क्या चीज़ है? तो देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जो आईसीसी हर महीने अवार्ड आईसीसी ने शुरू किया है प्लेयर ऑफ द मंथ का, जिसमें एक अवार्ड दिया जाता है मेल कैटेगरी में और एक अवार्ड दिया जाता है फीमेल कैटेगरी में। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इस महीने का अवार्ड दिया गया है ये पुरुषों में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को दिया गया है, और महिलाओं में आयरलैंड की एमी रिचर्डसन को ये अवार्ड दिया गया है। और जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे उसी टाइम पे एक पपी यानी कि कुत्ते का बच्चा वहाँ पे अवार्ड के दौरान वहाँ पे सामने आ गया और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ये कुत्ता, और उसी के लिए आईसीसी ने उसकी लोकप्रियता के लिए उसको डॉग ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया था। इस कारण से ये न्यूज़ यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे दक्षिण कोरियाई नियामक ने गूगल पर 17.7 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो कोरिया के फेयर ट्रेड कमीशन ने कहा है कि उसने स्मार्टफोन निर्माताओं को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के लिए बाध्य करने के लिए गूगल पे 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। फिर यहाँ पे होनोलुलु की न्यूज़ है। यहाँ पे आप फ़ोटो में ध्यान से देखिए, इस तरह का आपने ये जो सीढ़ी है ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है कि ये आप नीचे से चलना शुरू करेंगे तो ऊपर ये बादलों तक पहुंचती, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है। तो इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। कई बार आपने वीडियो में या हो सकता है फ़ोटो में देखा हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं और टूरिज़्म के नज़रिए से ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाने लगी हैं अब ये। तो इसी कारण से ये जो सीढ़ी हैं इनको बंद करने का योजना बनाया जा रहा है। तो जो सीढ़ियाँ हैं ये टोटल जो ऊंचाई है पहाड़ी की जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं ये 2480 फीट है, और टोटल वहाँ पे 3922 सीढ़ियाँ हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पे वियतनाम के एक रियल लाइफ टार्जन जिनका नाम था हो वान लॉन्ग। तो हाल ही में इनकी मौत हो गई है। 40 वर्षों तक इन्होंने जंगल में अपना जीवन बिताया था। वियतनाम से बिलोंग करते हैं ये, और 52 वर्ष की आयु में लीवर कैंसर की कारण इनकी मौत हो गई है। इसके बाद हैं आकिहिको होशिदे और थॉमस पेस्केट। तो ये दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं। आकिहिको होशिदे ये जो हैं ये जापान से बिलोंग करते हैं, और थॉमस पेस्केट जो हैं ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने ही अंतरिक्ष में लगभग 7 घंटे तक स्पेस वॉक किया है अभी, इसी कारण से ये न्यूज़ में बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आर्कटिक महासागर की न्यूज़। तो यहाँ पे अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी की जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण तैयार किया है जो आर्कटिक महासागर की जो हिम की स्थितियाँ हैं उन पे ज़्यादा सटीक पूर्वानुमान व्यक्त कर सकता है।
इसके बाद है ये पायल कपाड़िया, इनको डॉक्यूमेंट्री के लिए यहाँ पे एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड मिला है। तो भारतीय फिल्म डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया, इनकी डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री का नाम आपको याद रखना है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ठीक है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्हें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड हासिल किया है इन्होंने। फिल्म को एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आइना राणा हैं। तो आइना राणा जो हैं ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर कहीं पे अगर कोई महिला अधिकारी बनी है या महिला की नियुक्ति हुई है तो याद रखिएगा। भारतीय सेना का जो इंजीनियरिंग विंग है, यहाँ की मेजर आइना राणा है, इनको सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, इनकी जो पोस्टिंग है ये चमोली उत्तराखंड के पीपल कोटी में की जाएगी। फिर यहाँ पे उत्तर कोरिया की न्यूज़ है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र पे यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को दरकिनार करके जो हथियार है इनका प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है और परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण एक बार फिर से उन्होंने पूर्वी समुद्र में किया है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ स्मृति शेष देखते हैं। तो बांग्लादेश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं नादिर शाह, इनका हाल ही में 57 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया है। फिर यहाँ पे क्रिकेट में रैंकिंग शुरू करने वाले पर्सन थे डेक्स्टर, इनका पूरा नाम है टेड डेक्स्टर, हाल ही में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर हैं जिनका नाम है जिमी ग्रीव्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। और सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है बुद्धदेव जी, बुद्धदेव गुहा। तो ये सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक थे, हाल ही में इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और MCQ दिए हैं जो कि सामान्य हिंदी के हैं, तो आइए इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले है गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में है। तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। फिर है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है खुलेआम धोखा देना। फिर है व्यर्थ की बातें उभारना अर्थ को प्रकट करने वाला कौन सा मुहावरा सबसे ठीक रहेगा। तो इसका राइट आंसर है गड़े मुर्दे उखाड़ना। फिर है रिक्त स्थान में सही मुहावरे को चुनकर भरना। यहाँ पे तो सारी संपत्ति लुटा देने पर ही तुम्हारी, यहाँ पे डैश दिया आपको, यहाँ से ऑप्शन में से भरना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आंखें खुलेंगी। तो सारी संपत्ति लुटा देने के बाद ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी, कई बार आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, किसान हल चला रहा है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो इसमें क्रियापद है चला रहा है। फिर है चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सा पद कर्म है। तो इसमें पुस्तक जो है ये कर्म है, पद कर्म है। और मुख्य क्रिया कौन सी होती है, इसका राइट आंसर है जो क्रिया पदबंध को मुख्य अर्थ प्रदान करे। फिर है सचिन नित्य शरारत करता है, रेखांकित पद का भेद बताइए, यानी कि इसमें आपको नित्य का भेद बताना है। तो इसका भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो ये क्रिया की विशेषता बताता है। फिर है राम ऊपर बैठा है, इसमें रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो ऊपर यहाँ पे रेखांकित है तो ऊपर का आपको क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे है वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो ये हो जाएगा रीतिवाचक। फिर है सोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसमें रेखांकित का पद परिचय देना है यानी सोहन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। फिर है ईमानदारी एक अच्छा गुण है, रेखांकित पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए यानी ईमानदारी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग। फिर है सर्दी में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, इसमें रेखांकित पद का परिचय देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। फिर है वह धीरे धीरे चल रही है, रेखांकित पद का परिचय देना है यानी कि धीरे धीरे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलना एक क्रिया का विशेषण है। फिर है जहाँ बस खड़ी है वहाँ चले जाओ, रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरी तबीयत खराब है, इसका वाक्य भेद बताना है। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य।
फिर है लता तबला लाई और उसे बजाने लगी, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे ही लता तबला लाई वह उसे बजाने लगी। फिर है गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनाना है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो ये कर्म वाच्य में है। फिर है विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, इस वाक्य का वाच्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। फिर है मैं उठ भी नहीं सकता, इस वाक्य का भाववाच्य क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझसे उठा भी नहीं जा सकता। फिर है मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों द्वारा पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। फिर है मेघ आए बड़े बन-ठन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। फिर है काली घटा का घमंड, छठा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। फिर है पीपर पात सरित मत डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी उपमा अलंकार है। आगे है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो काव्यांश है इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे आपको सही उत्तर देने हैं। तो देखिए संकटों में वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते हैं, लग गए जिस काम में पूरा पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिन तट गिरिशृंग चढ़ चले, कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वो गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वो सदा, यह असंभव कायरों का शब्द है, कहा या नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो यहाँ से आपको ये लाइनें पढ़नी थी और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनका आपको आंसर देना है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन शुरू होते हैं, कौन सा लक्षण वीर पुरुष का नहीं है? तो यहाँ पे आपदाओं को देखकर वो छिप जाते हैं, ये वीर पुरुष के लक्षण नहीं हैं। फिर है कर्मवीरों को किस बात से वास्ता नहीं होता? मार्ग सरल है अथवा कठिन है, इससे वास्ता नहीं होता। फिर है कठिन पथ को देखकर कर्मवीरों की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो मुस्कुराते हैं। फिर है नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था? असंभव जो है ये कायरों का शब्द है। फिर है जिंदगी किसके बिना व्यर्थ है? तो दर्द के बिना, उत्साह के बिना और शक्ति के बिना, लास्ट लाइन में दिया है। तो इन सभी के बिना जो जिंदगी है ये व्यर्थ है। फिर है पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। त्रिफला शब्द का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन फलों का समाहार। फिर है गोपाल शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित विग्रह का समस्त पद क्या बनेगा? षट आनन है जिसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षडानन। फिर है निम्नलिखित विग्रह का समस्त पद क्या बनेगा? पांच रत्नों का समूह यानी कि पंच रत्न। फिर है युद्ध शब्द की मापवाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी बनेगी? वार्धक्य। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी जो शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं हैं? तो भोपाल, इंदौर, हिमालय, सतपुड़ा, नर्मदा, यमुना, पुस्तक रामचरितमानस। तो जो ऑप्शन नंबर डी है पुस्तक रामचरितमानस, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है निम्न विकल्पों में कौन से विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर, फीका। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ है अनिश्चित वाचक। फिर है हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम है पुरुषवाचक। फिर है तुम कौन सा सर्वनाम है? तो तुम यहाँ पे जो है तो मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक। फिर है कौन रो रहा है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। फिर है कोई रो रहा है, तो कोई क्या है? एक अनिश्चयवाचक है। और इसके बाद देखते हैं वह मेरा घर है, तो वह क्या है? निश्चय है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। फिर हल्का पीला फूल तोड़कर लाओ, इटैलिक पद व्याकरण में क्या है? इटैलिक मतलब कि जो आपको यहाँ पे टिल्टेड दिख रहा है हल्का, ठीक है। तो हल्का जो है ये व्याकरण में क्या है? तो ये एक प्रविशेषण है, ठीक है, प्रविशेषण। फिर सप्ताह शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो सप्ताह से बनेगा साप्ताहिक। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डे है, 26 सितंबर को मनाया गया है विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर डे।
तो ये जो दिन है ये 2021 का मनाया गया है 26 सितंबर को। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो दिन है हर साल 26 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। ये जो दिन है ये सितंबर का जो आखिरी रविवार होता है, आखिरी संडे होता है, तब मनाया जाता है, सितंबर के आखिरी संडे को। तो इस साल जो सितंबर का आखिरी संडे था ये 26 सितंबर को पड़ा, इसलिए इस साल का जो विश्व नदी दिवस है ये 26 सितंबर को मनाया गया है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो हमारे जीवन में नदियों का जो महत्व होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है। कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए नदियाँ, और जो मनुष्य हैं इनके जो द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं इनका कितना ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है नदियों पे। लगातार नदियों का पानी कम होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और नदियों को बचा के रखने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, विश्व नदी दिवस मनाया गया इस साल 26 सितंबर को, और हर साल ये सितंबर के आखिरी संडे को मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे सीए का एग्ज़ाम हुआ था, तो सीए में चंबल अंचल की नंदिनी अग्रवाल ने टॉप किया है। यहाँ पे इनका एक छोटा सा इंटरव्यू दिया हुआ है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। आपको कहीं भी अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने वाला पर्सन है, टॉपर है या रैंकर है, उनका इंटरव्यू मिलता है तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको एक अलग तरह का अनुभव मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और आपको एक आइडिया भी लगेगा किस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और किस तरह से आप अपनी कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप पीडीएफ तो डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे एक बार इंटरव्यू को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान खेल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं, तो आइए अब हम इन्हें भी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हैं, इनमें से किस गेंदबाज ने अपने पदार्पण T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथन एलिस। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन यूफेई। फिर है लुइस हैमिल्टन ने इनमें से किस वर्ष फार्मूला 1 चैंपियनशिप नहीं जीती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। और इन्हीं से रिलेटेड एक और न्यूज़ बताता हूँ लुइस हैमिल्टन से। ये F1 में 100 रेस जीतने वाले पहले रेसर बन गए हैं। ठीक है, जो फार्मूला 1 की रेसिंग होती है इसमें इन्होंने टोटल 100 रेसेस जीती हैं। अभी हाल ही में इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2 दिन पहले, और 100 रेस जीतने वाले पहले रेसर बन गए हैं। फिर हैं PR श्रीजेश किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। फिर है वर्ष 2017 में इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क सेल्बी। फिर एमा मैककॉन किस देश की दिग्गज महिला तैराक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस पूर्व क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रमीज़ राजा। फिर है टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। फिर है टोक्यो ओलंपिक में इनमें से किस खिलाड़ी ने टेनिस में महिला एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिंडा बेनकिक। फिर वर्ष 2019 में मलेशिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिन डेन। ठीक है, लिन डेन। फिर बेल्जियम के स्टार फुटबॉलर रोमेलू लुकाकू किस इंग्लिश क्लब के लिए खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अब तक कितने शतक बनाए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 43। फिर है इस वर्ष वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। फिर इस वर्ष स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब किस क्लब ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड ने। फिर है IPL की टीम पंजाब किंग्स के मौजूदा कप्तान कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KL राहुल। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2019 में किस फुटबॉलर को अर्जुन अवार्ड मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरप्रीत सिंह संधू। फिर है डॉल्फिन किक टर्म किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। शिवपाल सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक में। इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी। फिर वर्ष 2020 में लंदन मैराथन में पुरुष वर्ग में विजेता कौन बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरा किताता। फिर इनमें से किस गेंदबाज ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हैट्रिक ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेंट बोल्ट। फिर इस वर्ष UAE में आयोजित होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में कितने देश हिस्सा लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कौन सा पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ 13 शतक बनाया है, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फिर आखिरी क्वेश्चन, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक। अब आइए यहाँ पे कुछ खेल समाचार देख लेते हैं। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज़ होने वाली थी, जिसमें न्यूजीलैंड पाकिस्तान दौरे पे जा रही थी। तो सुरक्षा कारणों से यहाँ पे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। इसके बाद बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू सत्र का कार्यक्रम हाल ही में जारी किया है। यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन बनने के आसार नहीं हैं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। क्रिकेट में अब सभी को पता है कि जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए अभी बैट्समैन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, बैट्समैन कहा जाता है। लेकिन हाल ही में इसमें बदलाव किया गया है, तो अब बैट्समैन की जगह बैटर यूज़ होगा। जैसे बॉलर यूज़ होता है उसी तरह बैटर होगा। तो बैटर क्यों रखा गया शब्द? क्योंकि अभी तक पुरुषों के हिसाब से बैट्समैन लिखा जाता था, यूज़ किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा खेलने लगी हैं। तो जो जेंडर है उसको न्यूट्रल करने के लिए, जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए यहाँ पे बैटर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो अब उन्हें बैटर ही कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे T20 विश्व कप की न्यूज़ है। यहाँ पे विश्व कप के पहले भारत 2 अभ्यास मैच खेलेगा। तो देखिए 2021 में ये जो T20 विश्व कप हो रहा है, ये होने कहाँ वाला था? ये भारत में होने वाला था। भारत को मेज़बानी मिली थी, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो टूर्नामेंट है UAE और ओमान में खेला जाएगा, याद रखिएगा। और जो हालांकि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ये BCCI के पास ही हैं। बस ये जो टूर्नामेंट है UAE और ओमान में खेले जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप से मणिका बत्रा को बाहर कर दिया गया। भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं मणिका बत्रा। हाल ही में दोहा में आयोजित होने वाला है इसी महीने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और वहाँ से इन्हें बाहर कर दिया गया है। बाहर किया है भारतीय टेबल टेनिस संघ ने। और बाहर क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने अभी सोनीपत में एक अनिवार्य राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा नहीं लिया था, इस कारण से उन्हें बाहर किया गया है। फिर यहाँ पे BCCI ने भारत में जो घरेलू क्रिकेटर हैं उनकी सैलरी में इजाफा किया है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। मिताली राज जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ये 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। ठीक है, इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में 20,000 रन पूरे किए हैं और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं 20,000 रन बनाने वाली, और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के ही हैं। फिर यहाँ पे देखिए भारत और न्यूजीलैंड का जो टूर्नामेंट होने वाला था, जहाँ पे भारत न्यूजीलैंड के दौरे पे जाने वाला था, उसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के कारण वहाँ पे काफ़ी सख्ती लाई गई है। इस कारण से जो दौरा है उसे अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए कैरेबियन प्रीमियर लीग, जिस तरह से भारत में IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से यहाँ पे कैरेबियाई देशों में होता है कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इस साल का टूर्नामेंट जीता है सेंट किट्स एंड नेविस ने। ठीक है, सेंट किट्स एंड नेविस ये टीम का नाम है। इन्होंने जीता है इस साल का कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL। आगे यहाँ पे देखिए विराट कोहली की न्यूज़ है। विराट कोहली ने अनाउंस किया है कि T20 के बाद ये जो विश्व कप होगा, इसके बाद ये T20 की जो कप्तानी है इससे इस्तीफ़ा देंगे, ये कप्तानी छोड़ेंगे T20 की। इसके बाद यहाँ पे राजा ऋत्विक, ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाल ही में 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के, तो याद रखिएगा राजा ऋत्विक जो है ये 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। अब यहाँ पे देखिए कुछ सामयिकी पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले है उज्बेकिस्तान की न्यूज़। तो जो अगली SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान करेगा। ठीक है, तो ये जो मीटिंग होगी, बैठक होगी, ये 2022 में होने वाली है। तो 2022 में उज्बेकिस्तान इसको होस्ट करेगा। इसके पहले 2004, 2010 और 2016 में उज्बेकिस्तान इसकी अध्यक्षता कर चुका है। इसके बाद रूस की न्यूज़ है। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की जो पार्टी है, इन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया है रूस में। आगे यहाँ पे देखिए संसद TV का शुभारंभ किया गया है। तो कुछ ही महीने पहले की न्यूज़ है। बताया था मैंने आपको कि पहले आप सभी को पता है राज्यसभा TV और लोकसभा TV अलग अलग आते थे। इन दोनों चैनलों को मर्ज कर दिया गया था और नया चैनल बनाया गया था संसद TV। ठीक है, संसद TV। तो हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से संसद TV का शुभारंभ किया है। फिर यहाँ पे है ऑकस। ऑकस क्या है? तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है जिसका नाम है ऑकस। ठीक है,
तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के जो प्रभाव बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम दिया गया है ऑकस। ठीक है, तो ये एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है जिसका नाम है ऑकस। ऑकस यानी कि AUKUS। ठीक है, तो ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, बाकी UK और US। तो ऑकस आपको याद रखना है। तो आप नाम से यहाँ पे कंट्री याद रख सकते हैं कि कौन सी मेंबर हैं इनकी। फिर यहाँ पे पनडुब्बी सौदे की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी के लिए सौदा किया था, लेकिन कुछ ही समय पहले ये जो पनडुब्बी का सौदा था इसको ऑस्ट्रेलिया ने अचानक रद्द कर दिया और अब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु ऊर्जा चलित 8 पनडुब्बियों के लिए नया समझौता किया है। तो इस कारण से जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से जाके बातचीत करेंगे आने वाले समय में। फिर यहाँ पे स्पेस एक्स अंतरिक्षयान है, तो जो भी अंतरिक्ष पर्यटक थे ये सैर करके धरती पर वापस लौट आए हैं। स्पेस एक्स के एक निजी विमान से कक्षा यानी कि ऑर्बिट के 3 दिन का चक्कर लगाने के बाद जो 4 अंतरिक्ष पर्यटक हैं ये अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करके फ्लोरिडा तट पर अटलांटिक महासागर में उतर आए हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, चाहे वो करंट अफेयर हो या MCQ हो या जो भी न्यूज़ थी, सब कुछ हमने कवर किया यहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही अगला अंक का प्रकाशन हो और वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको जो भी PDF हैं, जॉब की नोटिफिकेशन है, ये सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टा में आपको डेली करंट अफेयर मिल जाता है, यहाँ पे डेली GK मिल जाता है, उसके अलावा डेली वोकैब के भी नोट्स मिल जाते हैं। तो दोनों ही जगह आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।